Hello students, I am back with one more new chapter explanation from class 9 and that is cell. Okay, so मैं इसमें अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपने स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करे हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो यू विल गेट नोट्स एज वेल एज सिंपल एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई 3.5 बिलियन ईयर्स अगो वाटर में ओरिजिनेट हुई, ये बिलीव किया जाता है कि ये थ्योरीज कहती हैं. ठीक है, साइंटिस्ट की. ठीक है, और यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया है कि प्यूगा वैली लद्दाख में है. वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, बॉइलिंग वाटर है जिसके अंदर कंडीशन में. तो वहाँ पे एक थर्मोपाइल नाम का बैक्टीरिया सर्वाइव करता हुआ पाया, जो हीट लविंग बैक्टीरिया बोला जाता है जिसको. ठीक है, और यहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, इसी बैक्टीरिया से. लेकिन ये कहते हैं ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में हाउ इट इज़ एबल टू सर्वाइव, बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट आप देख रहे हो ना. ठीक है, तो इट हैज़ प्रोटेक्टेड द सेल मेम्ब्रेन. ओके, और ये रिसर्च करी थी लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने. ठीक है, वहाँ रिसर्च हुई थी. तो ये 1 मार्क्स के आ सकते हैं इसमें. अब आता है फर्स्ट सेल किसने देखा, हु डिस्कवर्ड, रॉबर्ट हुक 1665 में. ठीक है, और इन्होंने एक कॉर्क स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था ना ट्री का, तो वहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो इस तरह से बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखे, तो इसको इन्होंने सेल नाम दिया, लेकिन ये डेड सेल थी. ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन से गो थ्रू ऑल दिस आर वेरी बेसिक डेफिनेशंस. अब नेक्स्ट है, हाँ, सेल बहुत छोटे होते हैं, सो वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी वेरी टाइनी सेल्स. ठीक है, जैसे हमें छोटी चीज़ों के लिए देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, लेकिन कुछ सेल बड़े भी होते हैं, जैसे चिकन का और फिश का ऑस्ट्रिच एग, वो भी एक सेल है, तो वो तो हमें ऐसे ही दिख जाते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, अनएडेड आई. लेकिन जो बहुत छोटे होते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, जैसे लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप से आप सेल देख सकते हो, लेकिन जब सेल के अंदर स्टडी करना हो तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिएगा. तो लाइट माइक्रोस्कोप यूजेज विजिबल लाइट एंड ग्लास लेंस. ठीक है, ग्लास लेंसेज. तो विजिबल लाइट यूज़ करेंगे और इसमें लेंस 2 होंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेज है बेटा, ये स्टेज पे आप सेल रख दो तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस उसको एनलार्ज कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा. कैसे कर देगा, मान लो आई पीस आपने ले लिया, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है 10x है. ठीक है, 10 टाइम्स, और इसकी है 40 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, मल्टीप्लीकेशन में 400 टाइम्स, यानी कि आपका जो सेल है 400 टाइम्स एनलार्ज हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, इसमें लाइट का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, ये और ज़्यादा मैग्नीफाई करते हैं, यानी कि ये सेल का अंदर का, जैसे ऑर्गेनिल सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनको स्टडी करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. अब हाउ टू एस्टिमेट द साइज ऑफ ए सेल, साइज का सेल हाँ कैसे एस्टिमेट करेंगे. ठीक है, साइज़ जैसे हम ले लेंगे ऑनियन पील का. ठीक है, ऑनियन पील आपने रख दिया स्टेज पे. ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम उसका डायमीटर ले लेते हैं. मान लो हमने 5 mm का डायमीटर कंसीडर कर लिया, आप मार्क कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे देखो आप कि उस 5 mm के डायमीटर में कितने सेल्स हैं वो आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि जो आपने डायमीटर लिया था 5 mm का और उसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया. नंबर ऑफ सेल मान लो उसमें 25 है. ठीक है, तो इसका मतलब 200 सेल्स हैं उसमें. ठीक है, 200 सेल्स. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन एस्टिमेट साइज ऑफ ए सेल, और हम नंबर ऑफ सेल भी बता सकते हैं. ठीक, अब आता है मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन बताया जो एनलार्ज कर देता है इमेज को एक्चुअल साइज से, कितने भी टाइम करा लो, इट डिपेंड अपॉन द सेल. ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है यानी कि क्लैरिटी, क्लैरिटी को मेजर करे, यानी कि एबिलिटी टू सी 2 क्लोज पॉइंट्स एज सेपरेट, बहुत क्लोज हो. ठीक है, उनको सेपरेट देख सकें. हाँ, ये मैं बताना बोली कि जो ह्यूमन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है हमारी आई की, द ह्यूमन आई कैन ओनली डिस्टिंग्विश, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को तभी डिस्टिंग्विश कर सकती है इफ़ दे आर मोर देन और इक्वल टू 0.1 mm. इससे कम हो गया तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे 2 क्लोज ऑब्जेक्ट को, यानी कि. ठीक है, तो उसी को रेजोल्यूशन बोलते हैं, एबिलिटी टू सी 2 क्लोज पॉइंट एज सेपरेट. ओके, तो हायर मैग्नीफिकेशन और हायर रेजोल्यूशन होगा दोनों, तो हमारी बेटर ऑब्जर्वेशन होगी. अब है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी गिवन बाय दिस 3 साइंटिस्ट, शेल्डन, शेवान एंड विर्च्यू. ठीक है, इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल, इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल, इन्होंने कहा प्लांट एनिमल मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो ये सेल थ्योरी थी. अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर एक ही सेल होता है, एक. ठीक है, एक ही सेल सारे फंक्शंस करता है, ऑल फंक्शंस. ठीक है, ग्रो करना, और ये क्या होता है,
मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना सब एक ही सेल करता है। अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट इसके एग्जांपल हैं। मल्टी सेलुलर में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। जैसे सेल बना के, सेल से टिश्यू बनते, बहुत सारे सेल मिला के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि ये सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन सर्कुलेट का ट्रांसफ़र, हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनका क्या काम है, जो मसल्स के सेल हैं, मूवमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने उनका वर्किंग का डिवाइड किया है हर सेल का, ठीक है। अब आता है सेल क्या है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जिस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। सेल पता लग गया। अब ये एक सेल है, अब इसको सारे फंक्शन करने हैं, सो इट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग एज वेल एज विद द अदर सेल्स, ठीक है। तभी तो इंटरेक्ट करके ही तो इन्फॉर्मेशन या वर्किंग होगी उसकी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो सेल हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर सेल एंड विद द सराउंडिंग टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और दिस इंटरेक्शन ऑकर एट सेल बाउंड्री। इंटरेक्शन सेल बाउंड्री पे होगी, जैसे घर के अंदर गेट होता है, गेट से तो कोई अंदर बाहर आएगा, तो इन द सेम वे। और इस बाउंड्री को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। इसका ये नाम क्यों है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट सेलेक्ट कि कौन सा सब्सटेंस पास कराना है, किसको ब्लॉक करना है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन ही होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और सराउंड करती है। अब हम सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे कैसे बनी है वो, ठीक है। और उसको स्टडी किया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल से, ठीक है। तो एक तरह से सिक्योरिटी गेट हो गई हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ओके। तो इसमें क्या है, दिस इज़ मेड अप ऑफ ए 2 लेयर्स, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये 4 कंपोनेंट की बनी है, इसके 4 मेन कंपोनेंट है इजी लैंग्वेज में, ठीक है। एक है फॉस्फोलिपिड्स जिसमें बाइलेयर फॉर्म में, बाइलेयर किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है, ठीक है। लेकिन इसके 2 कंपोनेंट हैं, हेड और टेल। कैन यू से ये हेड है, ये टेल है, तो इस तरह का हेड और टेल, ठीक है। तो इस साइड भी, इस साइड भी, देखो ये हमारा सेल है, सॉरी यहाँ बना देती हूँ। तो हमने इसका इतना सा पोर्शन लिया है जो ये एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो ये रेक्टेंगल ही दिख रही है ना, तो ऊपर वाला नीचे वाला इस तरह से, ठीक है। तो ये किसकी बनी है बेटा, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और फैट इज़ द सेम थिंग, इतने सेंटीमीटर थिक होती है, ठीक है। और ये जो इसमें हेड और टेल होते हैं, जो हेड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, और ये जो ये होते हैं टेल है बेटा, ठीक है, ये होती है वाटर हीटिंग टेल, ठीक है। तो इसकी बनती है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की, ठीक। अब आता है सेकंड, आता है प्रोटीन, इसका कंपोनेंट। ये जो बाइलेयर हमारी ऊपर नीचे इसी में एम्बेडेड होता है, और प्रोटीन के साथ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और इसी तरह थर्ड कंपोनेंट हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट ये भी प्रोटीन या लिपिड दोनों से अटैच होता है, ठीक है, यानी कि फैट से अटैच होता है। एक आता है कोलेस्ट्रॉल, ये एनिमल सेल में मिलता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी देता है। अब इसके फंक्शन क्या है ये बता दिया था, कंट्रोल करता है कौन अंदर जाएगा, एंट्री एग्जिट, प्रोटेक्ट करता है सेल को, शेप मेंटेन करता है और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, एंट्री एग्जिट, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्ट, लेकिन वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, एंट्री एग्जिट होती है वो ऑस्मोसिस के थ्रू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, वो हम आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जो अनवांटेड है, जिन्हें नहीं चाहिए तो सेल उसको अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल में जो मूवमेंट होता है वाटर का, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें सिर्फ वाटर का मूवमेंट हो, इसलिए उसको ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ओके। और आपको पता है वाटर का मूवमेंट हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक है। अब वाटर कॉन्सेंट्रेशन आपको पता ही है, वाटर में अगर आपने डाल दिया सॉल्ट या शुगर तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, और प्लेन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। अब ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें इस तरह से वाटर का मूवमेंट दिखा रखा है। रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे रेजिन्स, या रात को हम अपने जो भी होते हैं भिगो के रख देते हैं, राजमा वगैरह या रेजिन्स या किशमिश, ठीक है, और सुबह तो स्वोलन हो जाती है क्योंकि ऑस्मोसिस हो गया वाटर का, वाटर अंदर चला गया, ठीक है। अब आता है डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन में भी मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें मूवमेंट सिर्फ वाटर का नहीं होता है, इसमें मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। सभी पार्टिकल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो भी मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल। सो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, आप याद कर लेना। और इसमें हाँ देखो, इसमें सेल मेम्ब्रेन चाहिए थी ऑस्मोसिस में, इसमें सेल मेम्ब्रेन की भी ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हो आपने ये लगा दी है, आपने स्टिक अगरबत्ती लगाते हैं जो घर में, ठीक है, रूम में, तो इसका मूवमेंट होना गैसेस का, ठीक है, तो ये डिफ्यूजन है, ठीक है। और या फिर मान लो वाटर में आपने इंक डाल दी, इंक की ड्रॉप, तो इंक वाटर में डिफ्यूज़ हो गई, वो भी डिफ्यूजन है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है। अब हाउ ऑस्मोसिस हैपन, ऑस्मोसिस कैसे होगा इफ़ सेल केप्ट इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अगर आपने सिंपल पानी में सेल रख दिया, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर में रख दिया, तो कैसे होगा, ठीक है। इसमें 3 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो सेल श्रिंक हो जाएगा, या सेल सेम रहेगा, या सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा वाटर, यानी कि वाटर के हमारा जो सॉल्यूशन जिसमें आपने सेल डाला है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। और हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, इट इज़ मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक क्या होता है, मोर वाटर आउटसाइड लेस वाटर इनसाइड, मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम ग्रेटर देन द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम, ओके। आइसोटोनिक, ये डेफिनेशन, यानी कि दोनों का सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम इज शुड बी इक्वल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम, यानी इक्वल वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड। ये हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट पेज पे। हाइपोटोनिक, लेस वाटर आउटसाइड मोर वाटर इनसाइड, ओके। चलो करते हैं अब कैसे होता है ये। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यानी कि हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। कैसा लिया है, डाइल्यूट, ओके। अच्छा, इसमें क्या होगा, ऑनियन का पीस लिया है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑनियन का पीस डाल दिया। इसमें क्या कंडीशन है, मोर वाटर इनसाइड, ठीक है, वाटर ज़्यादा बाहर है और लेस इनसाइड है। पोटैटो के अंदर लेस वाटर है, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा बेटा, वाटर मूव्स इन, क्योंकि मोर वाटर आउटसाइड है तो वाटर अंदर चला गया पोटैटो के, और ये स्वेल हो जाएगा, ठीक है। इसको एंडोस्मोसिस भी बोलते हैं। अब आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में आपने डाला है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है यानी कि तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, पोटैटो ऐसे की ऐसे रहेगा, ना मूवमेंट अंदर होगा ना बाहर होगा, ठीक है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था, ये डाइल्यूट नहीं है, ये सिंपल वाटर है, ठीक है। अच्छा, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का है, ठीक है। अब थर्ड है हाइपोटोनिक, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बना, इसमें 20% आपने वाटर में क्या डाल दिया, सॉल्ट, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि लेस वाटर आउटसाइड, क्योंकि बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेटेड और पोटैटो में आपको पता है 90% से ज़्यादा वाटर ही होता है, ठीक है। तो मोर वाटर इनसाइड, पोटैटो में वाटर ज़्यादा है तो वाटर क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वाटर मूव्स आउट, ठीक है, यानी कि शेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्समोसिस, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे पिकल स्टे प्रिजर्व्ड क्यों रहते हैं सॉल्ट में या विनेगर में, ठीक है, क्योंकि हाई सोल्यूट है ना, माइक्रोब्स वाटर को लूज़ कर देते हैं और माइक्रोब्स डाई हो जाएंगे। माइक्रोब्स नहीं होंगे तो सेफ स्टे प्रिजर्व रहेगा हमारा। जैसे लेटिस का लीव्स ले लो, ठीक है, वाटर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, इसमें क्रिस्प हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्प हो जाएगा इसमें। लेकिन जब उसी पे अगर आप सॉल्ट स्प्रिंकल कर दोगे तो वो लिम्प हो जाएगा, यानी कि बहुत ऐसे, ठीक है ना, ढीला लूज सा हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सेलाइन फ्लूइड जो होते हैं, जो सेलाइन फ्लूइड होते हैं ना, जो हमें ड्रिप चढ़ाई जाती हैं, वो आइसोटोनिक होते हैं विद आवर ब्लड सेल, यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन विद आवर ब्लड सेल, ठीक है। यानी कि अगर क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा या कम होगा तो ब्लड, वो हमारा जो ब्लड सेल है बर्स्ट हो सकता है ना, तो इसलिए आइसोटोनिक लिया जाता है जो हमें चढ़ाया जाता है ड्रिप में। अब आ जाता है मूंग, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मूंग बीन्स को सीड्स आर केप्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर। क्या हुआ, स्वोलन हो गए, ठीक है। हाँ, तो फिर उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मूंग बीन्स को 12 घंटे भिगो दिया, वो स्वोलन हो गए, फिर उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में लिख दिया, क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर को लूज कर देगा ये, ठीक है। वाटर ड्रॉन आउट थ्रू द सेल ऑस्मोसिस के थ्रू, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि अब हाई कॉन्सेंट्रेशन उसमें डाल दिया आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न इट। अब आता है प्लांट सेल और प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है। अब देखो, हमने जो सेल पीछे किया है
किसी जो हमने सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, तो वो एनिमल सेल, वो प्लांट सेल नहीं था, वो एनिमल सेल था। अब आता प्लांट सेल। अब ये होता है जो प्लांट सेल में जो ऑस्मोसिस होता है, यानी कि प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, ठीक है। तो प्लांट सेल को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालें तो जो ऑस्मोसिस होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। जैसे नाम से ही पता लग रखा है, प्लांट में ऑस्मोसिस, ठीक है। तो प्लांट्स में ऑस्मोसिस होगा। प्लांट में ऑस्मोसिस डिफरेंट कैसे है एनिमल के ऑस्मोसिस से, क्योंकि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन है। अब प्लांट्स के पास सेल वॉल है। सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, ठीक है, हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है। अब अगर इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड उसमें डाल दोगे वाटर में तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड में एनिमल सेल श्रिंक हो गया था ना, तो ये श्रिंक कैसे हो गया, क्योंकि ये तो हार्ड है। तो इसमें इनर पार्ट जो होगा ना बेटा वो श्रिंक हो जाएगा, बाहर का एज इट इज़ रहेगा, तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो ये रीड कर लेना, डेफिनेशन लिखी हुई है। और ये जो हमारी सेल वॉल है जो एनिमल में ही होती है, सेल्यूलोज की बनती है, ठीक है। सेल्यूलोज इम्पोर्टेंट होता है, डाइजेशन में काम आता है, एज ए फाइबर यूज़ होता है ना ये, ओके। अच्छा, अब आता है फंक्शन। ये फ्रीली परमिएबल होती है, ठीक है, वो सेलेक्टिव परमिएबल थी। फ्रीली परमिएबल मतलब कि ये सब सब्सटेंस को का ट्रांसपोर्ट करती है इन एंड आउट, लेकिन जो एनिमल थी वो सेलेक्टिव थी, सेलेक्टिव उसका मूवमेंट करती है सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब आता है सेल वॉल का इन्वेस्टिगेशन, कि सेल वॉल है हमें कैसे पता लगा, इसके लिए एक एक्टिविटी है इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी। इसमें क्या करा, एक ऑनियन सेल ले लिया जो है प्लांट का, एक चीक सेल ले लिया जो है एनिमल्स का, ठीक है। उनको इन्होंने क्या किया बेटा, सेल वॉल इन द प्लांट सेल क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो प्लांट सेल में आप सेल वॉल देख रहे हो कब, जब व्हेन वी एडिड ड्रॉप ऑफ वाटर और मिथाइलिन ब्लू स्टेन, ठीक है। तो वाटर की ड्रॉप और मिथाइलिन ब्लू जब डाला इन सेल पे तो इसकी जो वॉल थी क्लियरली विजिबल है, लेकिन इसकी क्लियरली विजिबल नहीं है, इरेगुलर है। इससे पता लग गया कि इनमें सेल वॉल नहीं है, इसमें है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट्स में क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इन एक्सट्रीम कंडीशन सेल वॉल प्लांट्स को एक ही जगह पे फिक्स रहना होता है, ठीक है। उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए दे नीड सेल वॉल। एनिमल्स को नहीं चाहिए क्योंकि वी नीड मूवमेंट, हमारी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो फंगाई, बैक्टीरिया, प्लांट, इनकी सेल वॉल होती है। एनिमल आर फ्लेक्सिबल बिकॉज दे डोंट हैव सेल वॉल, ठीक है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपैरिजन है एक, ठीक है, कर ले, इजी है, देख लेना। लोकेशन क्या होती है, एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन लोकेशन क्या है, प्रेजेंट इन ऑल सेल, ठीक है। और सेल वॉल इसमें प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। सेल वॉल इनमें पाई जाती है, ठीक है, सिर्फ प्लांट में नहीं, एक तरह से प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन अगर होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, मोशन रहेगा, ठीक है। और सेल वॉल होगी तो रिजिडनेस होगी, स्ट्रॉन्ग होगा, थिक होगा। और ये सेलेक्टिव होती है, ठीक है। और ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी फ्रीली मूवमेंट होता है एनी सब्सटेंस, ठीक है। अब ये लिपिड और प्रोटीन की बनती है जो हमने किया था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेलुलोज की बनती है, ओके। और इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अगर सेल मेम्ब्रेन होगी तो इसको अगर डाल दिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो सारा सेल श्रिंक होगा, इसमें सिर्फ इनर कंटेंट्स श्रिंक होगा, और इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ओके। अब एनिमल सेल आर फ्लेक्सिबल, वाई, अभी तो बताया एनिमल सेल फ्लेक्सिबल है क्योंकि उन्हें मूवमेंट करना होता है, अपने फंक्शंस करने होते हैं, एक्टिविटी, ठीक है। जैसे एमीबा चेंजिंग शेप, एमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। मसल सेल हमें कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। WBC मूविंग एंड डिस्ट्रॉइंग जम्प्स। अब सेल्यूलोज क्या था, अभी बताया था, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट लिंक टुगेदर। ये सेल्यूलोज की डेफिनेशन है जिसकी हमारी सेल वॉल बनती है, ओके। और ये एक रफेज का काम करता है, हमारी डाइट में, डाइजेशन में हेल्प करता है। व्हाट इफ प्लांट सेल बिकम फ्लेक्सिबल, प्लांट सेल फ्लेक्सिबल हो गया तो हाउ दे विल बी एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, बिकॉज दे नीड स्ट्रेंथ, ओके। और अगर ये वैसा हो गया तो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, टूट जाएगा, गिर जाएगा, ओके। सो रीड इट। अब आता है हमारे टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये है टाइप ऑफ सेल, परकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। परकैरियोटिक सेल होता है बहुत स्मॉल, ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बैक्टीरिया में पाया जाता है बेटा, एक कैनोबैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इनमें एक तरह से न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कैन यू सी, इसमें न्यूक्लियस नहीं है,
ठीक है। और ये देखें यूकैरियोटिक, इसमें ये इसका बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर देख रही है, ये जो है ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है हमारा सेल, और ये क्या है, ये ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब अपने अपने फंक्शन करते हैं। तो ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ओके, और होता भी है तो परमिटिव अनडिफाइंड होता है, ठीक है, कंटेनिंग सर्कुलर डीएनए कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियोइड का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें सारी हमारी डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी जो ऑर्गेनल होते हैं उनकी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ओके, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियस है इसकी भी मेम्ब्रेन है, सेल की भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ऑर्गेनल्स की भी मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है। प्लांट, एनिमल, फंगा इसके एग्जांपल्स हैं, ओके। अब ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ये बैक्टीरियल सेल, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और प्लांट और एनिमल सेल तो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो एक बार डिफरेंस पढ़ो, आपने सब देख लिया है, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन। वहीं इसमें सेल वॉल है प्लांट में, इसमें नहीं है, इनकी शेप फिक्स्ड होती है प्लांट की, इनमें नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, इसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते। प्लास्टिड क्या होते हैं ये हम आगे करेंगे। वैक्यूल्स, इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होता है तो स्मॉल होते हैं, ठीक है। इनके भी फंक्शन पढ़ेंगे, वैक्यूल, प्लास्टिड वगैरह, ठीक है। चलो अब आता है एक इम्पोर्टेंट, एसेल्युलर इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं। ये होते हैं डिजीज कॉजिंग पार्टिकल दैट नॉट मेड अप ऑफ सेल, ओके, एंड कांट कैरी लाइफ प्रोसेस ऑन देयर ओन, ओके, दे कांट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, तो उन्हें होस्ट की हेल्प चाहिए होती है। वायरस, विरियोइड्स और प्रायोन्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं 3। वायरस मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, और इन पे प्रोटीन कोट होता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। विरियोइड्स ओनली जेनेटिक, सिर्फ आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता, विदाउट प्रोटीन कोट होता है। प्रायोन्स ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन, ओके, हैव ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन बट नो जेनेटिक, इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है, ठीक है। और इनकी वजह से हमारी ब्रेन डिजीज़ होती है एनिमल्स या ह्यूमन में, ये एक एग्जांपल है इसका, मैड काउ डिजीज़, और ये बहुत स्मॉल होते हैं, कांट सी माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पूरा सेल, ठीक है। तो सेल के 3 मेन पार्ट हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन है बेटा, सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, जैसे हमारे घर में स्टोर होता है, ठीक है, हम रख देते हैं अपना जो भी वेस्ट सामान है, क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए उसको यूज़ कर लें, तो ये इसी तरह सेल इंक्लूजन्स, यानी कि नॉन लिविंग सब्सटेंस स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में, इनका यूज़ नहीं होता पर होते हैं ये, ठीक है। यानी कि जैसे स्टार्च ग्रेन्यूल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, सिलिका क्रिस्टल्स, दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड स्टोर फूड, वेस्ट, पिगमेंट, बस ये स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट ऑर्गेनल, लेकिन ये ऑर्गेनल नहीं है। अब हम सेल का अंदर का पढ़ते हैं, सेल वॉल, हाँ, सेल वॉल तो एनिमल में होती है, सेल वॉल कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल वॉल प्लांट में होती है, हमारे में प्लाज्मा, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल, और अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रीड कर रहे हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस बॉस होता है, इनकी कंट्रोल सेंटर होता है, ओके। तो ये न्यूक्लियस की भी डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पोरस होती है, मटेरियल बाहर अंदर जा सकता है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है जो राइबोसोम का बनता है, ये हमारा डीएनए मटेरियल है, ओके। ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, यहीं स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्या, सेल, ठीक है। और ये सेल क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल, क्या, डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। शेप कैसी होती है, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है। फंक्शनल सेगमेंट, इसके फंक्शनल सेगमेंट आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं जीन, ठीक है। इसमें जीन पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, और जीन क्या होते हैं, कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे कि आई कलर, ब्लड ग्रुप मैच होना पेरेंट्स से, आई कलर सेम होना, ठीक है। तो ये जीन्स की वजह से होता है, ठीक है। और अब हमारा जो डीएनए कन्वर्ट हो सकता है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में, कैसे, क्रोमेटिन होता है कि एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक मास ऑफ डीएनए, डीएनए का ही पार्ट है ये, ठीक है, और प्रोटीन होता है, ठीक है, इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं होता, हमें पता है एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है ना। तो यानी कि ये डिवाइड होगा तभी तो नए सेल बनेंगे, तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो क्रोमेटिन होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होना होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है ना, विजिबल होता है जब क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है, कंडेंस्ड रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये किसका बनता है, डीएनए और प्रोटीन का बनता है,
ठीक है, ये क्यूरियोसिटी फैक्ट, प्लीज़ रीड इट। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम ऑर्गेनिल्स पे आ गए। अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया है, सॉरी यहाँ से ये न्यूक्लियस स्टडी किया। अब ये जो ऑर्गेनिल दिख रहे हैं हमारे, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कर चुके हैं कि ये बाउंड्री पे होती है। ठीक है, तो अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनिल हमारा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है? लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम। राइबोसोम अटैच होते हैं इससे, इसलिए रफ है। इससे राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए स्मूथ है। ठीक है, इसका काम है प्रोटीन बनाना और ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इसका क्या काम है? सिंथेसाइज लिपिड यानी कि फैट एंड हार्मोन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है डिऑक्सीफाइंग पॉइजन्स इन लीवर सेल्स। ठीक है, अब राइबोसोम क्या है बेटा? राइबोसोम वर्कर होते हैं, यानी कि टाइनी राउंड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे। ठीक है, फ्री इन साइटोप्लाज्म, या तो फ्री भी मूव करते हैं और ये अटैच भी हो सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्क की तरह आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे न्यूक्लियस से ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, अब आता है गोल्गी अपरेटस और लाइजोसोम। ठीक है, गोल्गी अपरेटस पैक करता है, लाइजोसोम क्लीन करता है, क्लीन अप करता है। तो गोल्गी अपरेटस क्या होता है? इसको पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? जैसे लेटर पैक करके पोस्ट कर दिए जाते हैं आगे, तो इसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है स्टेक ऑफ फ्लैटन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको सिस्टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, पैकेज करना प्रोटीन और लिपिड को। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेता है ये, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपरेटस ले लेगा प्रोटीन वगैरह, लिपिड। ठीक है, इसको पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा, कुछ गलती है तो फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, या सीक्रेशन कर देगा। ठीक है, और क्या बनाएगा फिर? लाइजोसोम, टू फॉर्म लाइजोसोम। ये लाइजोसोम होता है। ठीक है, इसको क्लीन अप क्रू बोलते हैं और इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, लाइजोसोम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्लीन अप मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना, और वॉर्न आउट जो खराब ऑर्गेनिल हैं उनको भी ब्रेक डाउन करके निकाल देता है। ठीक है, तो इसको सुसाइडल बैग भी इसलिए बोला जाता है कि इफ द सेल गेट डैमेज द लाइजोसोम में बस्ट। ओके, इट्स पावरफुल एंजाइम विल डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ। ओके, अब ये ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइजोसोम एंजाइम। ठीक है, ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, यानी कि ह्यूमन पर्सन जो ह्यूमन के स्पर्म होते हैं ना, उनमें एक एंजाइम पाया जाता है, वो लाइजोसोम एंजाइम होता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये वेसिकल्स, ये कैन यू सी वेसिकल फ्लो? वेसिकल फ्लो होता है ना, जब अब ये लिखा है यहाँ पे, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू वेसिकल, ये डिटेल में नहीं है आपके में, बट फिर भी जो इसने रिसीव किए हैं प्रोटीन या प्रोटीन इससे किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी ने, ये किसको ट्रांसफ़र करेगा? लाइजोसोम को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है ना, पहले वेसिकल की फॉर्म में, अब इस पहले यहाँ देख लेते हैं। वेसिकल क्या होता है? एक तरह से स्मॉल डिलीवरी ट्रक होते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल डिलीवरी ट्रक होते हैं जो यहाँ तक लेके जाते हैं प्रोटीन को। ठीक है, जिनको वेसिकल फ्लो बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्म्ड इन ESR पैक्ड इनटू वेसिकल ट्रेवल टू गोल्गी अपरेटस। तो ये सारा फिनोमेना होता है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस होती है, एक ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर है, एक इनर है। ठीक है, आउटर और इनर डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, उनके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि कंटेनिंग DNA और RNA, DNA और RNA, जैसे यहाँ DNA है, यहाँ RNA, ये इसके अंदर मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस। वाई? जैसे बैक्टीरिया की तरह इनका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अलाउइंग देम टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ये अपना प्रोटीन भी खुद का भी बनाते हैं और
वहाँ से भी लेते हैं, बाहर से भी लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, ओके। अब कोर फंक्शन क्या है इसके, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ग्लूकोज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। यानी कि जो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है ना, ठीक है, यूनिवर्सली नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ओके। तो क्या प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के सेलुलर, जब हम रेस्पायर करते हैं तभी तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है और इसी से हमारा सेल जो है सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। अब मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन सेल विद हाई एनर्जी नीड, ठीक है, जैसे मसल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल होते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया वर्सेस क्लोरोप्लास्ट, अगर हम करें तो, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये बेटा प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, ये फूड फैक्ट्री होता है, ठीक, ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एल्गी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यूकैरियोटिक यानी प्लांट एनिमल दोनों में मिलता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट में मिलता है। या क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ स्टडी करेंगे अब, तो आप ये जो टॉपिक है इसके बाद भी रीड कर सकते हो। अब आता है प्लास्टिड्स, ये ऑर्गेनेल होता है प्लांट्स में, ठीक है, यानी कि प्लांट फूड एंड कलर फैक्ट्री बोला जाता है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन से दो ऑर्गेनेल हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम है, ठीक है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन या फूड फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। इनमें क्लोरोफिल होता है यानी कि ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, जिससे खाना बनाते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू ग्लूकोज। सो फूड इज स्टोर्ड इन सेमी फ्लूइड स्ट्रोमा एज ए स्टार्च, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, ग्रीन कलर की वजह से। अब आता है क्रोमोप्लास्ट, इसको कलर फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ये क्रोमोप्लास्ट एक तरह से पिगमेंट कंटेन करते हैं अलग अलग कलर के, रेड, येलो और ऑरेंज, जिसकी वजह से कलर होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, ठीक है, एंड क्रूशियल फॉर अट्रैक्टिव पोलिनेशन और सीड डिस्पर्जल में भी इनका रोल होता है, हेल्पफुल होते हैं। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट, इनको बोला जाता है स्टोरेज फैक्ट्री। ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, फाउंड इन रूट एंड ट्यूबर में पाए जाते हैं, जैसे कि पोटैटो। ये क्या करते हैं, स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे स्टार्च अगर स्टोर करेंगे तो उसको अमाइलोप्लास्ट बोला जाता है। ऑयल अगर स्टोर करेंगे तो इसको इलायोप्लास्ट बोला जाता है, और प्रोटीन ग्रैन्युअल। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। तो ये ऑर्गेनेल भी हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट है वैक्यूल एंड टर्गर प्रेशर, स्टोरेज एंड सपोर्ट। अब वैक्यूल देखिए, प्लांट और एनिमल, प्लांट में वैक्यूल बड़ा होता है। वैक्यूल का क्या काम होता है, फूड, वाटर, वेस्ट, ये स्टोर करता है वैक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा है एनिमल सेल जिसमें वैक्यूल इतना बड़ा है, सॉरी प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल, ठीक है। वैक्यूल्स छोटे होते हैं और हो सकता है एब्सेंट हो, स्मॉल वैक्यूल, कैन यू सी, ठीक है, और टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। तो प्लांट में वन लार्ज मैच्योर सेंट्रल 50 से 90% पूरा सेल का वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेता है वैक्यूल, ठीक है, क्योंकि मिनरल, वाटर, शुगर ये सब स्टोर करता है। एनिमल में स्मॉल और टेम्परेरी होता है, और दैट्स इट। अब आता है कि क्या रोल है, जैसे टर्गर प्रेशर क्या होता है। देखो बेटा, वैक्यूल प्लांट सेल में क्या हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेनिंग शेप, ओके, एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बस्टिंग ड्यू टू एक्सेस वाटर इनटेक। कई बार पानी ज़्यादा दे दो आप प्लांट को, ठीक है, तो वैक्यूल ही होते हैं उस पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि बस्ट ना हो, आपका वाटर ख़राब ना हो, ठीक है। अब अगर वाटर सफिशिएंट है तो वाटर सेल में एंटर करेगा, वैक्यूल फिल हो जाएंगे, ठीक है, एंड प्रेशर ऑन द वॉल इंक्रीज, तो प्लांट की वॉल पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, और सेल क्या हो जाएगा, टर्गिड, यानी कि ऐसे खिला हो जाए, खिला खिला सा आप कह सकते हो, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वाटर लेस है तो वाटर लीव्स सेल, ठीक है, तो सेल से बाहर आएगा वाटर, और ठीक है, और वैक्यूल श्रिंक हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर अगर कम हो गया तो क्या होगा, जो सेल होगा प्लांट का वो सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लैसिड बोलते हैं उसको,
जैसे हमारा प्लांट फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये विल्टेड प्लांट है, ये टर्गिड प्लांट है, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर प्लांट को क्या बनाता है, फर्म बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर कम हो जाए तो उसको क्या बनाता है, फ्लैसिड, सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। यानी कि वैक्यूल्स कीप सेल फर्म बाय मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक। अब ईच सेल मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है मिटोसिस एंड मायोसिस, ठीक है। हाँ ये देखो इसमें हो रखा है ये, ठीक है, किस तरह से हमारे सेल ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। आप वाटर जो ऑनियन है उसको ऐसे उसकी टिप वाटर में करके रख दोगे ना तो ये सेल इस तरह से ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हो। अब आते हैं दो प्रोसेस होते हैं, मिटोसिस एंड मायोसिस। सेल डिवाइड क्यों होते हैं, वाई सेल डिवाइड, बिकॉज सेल ग्रोथ करना है उन्हें, ठीक है, रिपेयर भी करना है, रिप्लेस भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, तो इसलिए वो डिवाइड होते हैं, 4 मेन एक्टिविटी करते हैं। अब मिटोसिस और मियोसिस आर द 2 प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मिटोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल, देखो 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, आपको पता है आपने, अच्छा आपकी बुक में नहीं है ये शायद, ठीक है, पर कोई बात नहीं। जैसे ये पेरेंट सेल है, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल में, ठीक है, और दोनों में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इनको 2 डॉटर सेल बोला जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो मिटोसिस में बेटा होता है ये सिमेटिक सेल बोला जाता है, यानी कि इसमें एक बार डिवीजन होता है, एक बार डिवीजन हुआ और हमारी 2 डॉटर सेल बन गए, ठीक है। यानी कि जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम, यानी कि 46 क्रोमोसोम आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या है, ये ग्रो करने में, रिपेयर या हीलिंग में काम आता है। अब आता है मियोसिस। मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। अच्छा, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल है, तो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स 2 होते हैं, यानी कि पहले डिवाइड होगा तो 46 क्रोमोसोम थे, तो 23 तो 23 हाफ में ब्रेक हो गया है, ठीक है। लेकिन ये सेम, क्योंकि सेम नहीं है, इसमें तो 46 सेम थे, ठीक है, ये सेम नहीं है अब, ठीक है, जब ये डिवीजन हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये फिर से दोबारा से डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें है ना कि इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 2 होते हैं, और जब ये डिवाइड होगा तो फिर ये फिर से अपने जैसा सेम 23 बनाएगा, और ये दोनों मिलके कितने हो गए, 46, ठीक है। तो इस तरह से हाफ पेरेंट्स के आते हैं, हाफ मदर फादर के आगे 46 हो जाते हैं क्रोमोसोम, जो डॉटर सेल होता है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हो नंबर ऑफ डॉटर सेल इसमें 4 हैं, ठीक है, और इसमें 2 थे। जेनेटिक मेकअप इसमें आइडेंटिकल, इसमें नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है, कुछ मिलते हैं माँ बाप से गुण बच्चे के, एकदम कॉपी नहीं होता है, ठीक है। और ये मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, जेनेटिक वेरिएशन, ओके। सो एवरीडे बिलियन ऑफ सेल रिप्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है, और 1% ऑफ टोटल सेल रिप्लेस्ड एवरी डे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल चैप्टर। तो चैप्टर हमारा कवर हो गया है। तो ये मैंने छोटा सा लिखा है, जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं इनके क्या निकनेम है, क्या इनके फंक्शन है, गो थ्रू ऑल दैट। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वेयर डज मियोसिस अकर इन प्लांट, ठीक है। जैसे मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए होता है ना, तो मियोसिस प्लांट्स में कहाँ होता है, ये मेल गैमेट कहाँ होता है, स्टामेन में, और पिस्टल फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है, ओके। और मियोसिस ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है, मियोसिस ह्यूमन बॉडी में होता है, मेल के जो सेल्स होते हैं टेस्टिस में, वहाँ ये स्पर्म सेल, और फीमेल में ओवरी में, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस होता है मियोसिस। मिटोसिस तो हमारी ग्रोथ वगैरह में काम आता है, ठीक है। अब व्हाट हैपन व्हेन मिटोसिस एंड मियोसिस गो रॉन्ग, ठीक है, यानी कि ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, अगर ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ रॉन्ग हो जाता है सेल डिवीजन में, तो क्या होता है, ठीक है। अगर मिटोसिस में एरर आ जाए सेल डिवीजन में, ठीक है, जैसे ये डिवाइड हो रहा है ऐसे ना हो, तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर या कैंसर बन जाएगा बॉडी में, और एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो प्रॉपर डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मियोसिस में आ जाए एरर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रॉब्लम आती है बच्चे में, ठीक है, और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सो दैट्स वाई एक प्रॉपर सेल डिवीजन इज असेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो चैप्टर इज ओवर।
तो ये हमारे सारे पोज एंड पॉन्डर हैं, जो भी बुक में है सबके आंसर हैं, आप इनको रीड कर सकते हो। चैप्टर अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। और ये सारे हमारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं। सो आवर चैप्टर इज़ ओवर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।